Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So in today's video, we are going to start a new unit for CUET PGMCom Entrance Examination 2025. So the name of the unit is Essential of Management या फिर Essentials of Management. So how we will be covering this particular unit? We will be covering this unit in three parts. So this is the part 1 and two more parts will come for this unit. So in this particular part, we will be covering planning plus organizing, and as well as some basic part of management as well, some basic part of management. So we will be covering these three broader units for of essentials of management. यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा आप लोगों के लिए. ऑर्गेनाइजिंग के जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन एंड अथॉरिटी वगैरह वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है. एंड प्रिंसिपल्स जो होते हैं 14 प्रिंसिपल्स फेवल के, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है. ठीक है. सो वी विल बी कवरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस यूनिट. सो कीप वॉचिंग. और ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इतना भी लंबा नहीं होएगा हमारी ये क्लास. सो वॉच अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड ईयरफोन लगा लेना, बिकॉज मैं भी रात में शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आराम से बोलूँगा वरना पढ़ेंगे मेरे घर पे कोई जाग गया तो. एनीवेज, सो शुरुआत करने से पहले लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG, you can find each and every video related to CUET PG in this particular playlist, है ना. यहाँ पर प्रॉपरली आपको ना सीक्वेंस वाइज मिलेगी कि पहले करेंसी एंड बैंकिंग करो, देन सेकंड वाली यूनिट पे बढ़ो. तो सिमिलरली यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, यहाँ पर डाल रखी है. सो अकॉर्डिंगली ये प्लेलिस्ट को आप लोग देखिएगा. ठीक है. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सपोर्ट मी गाइज, व्हाट आर यू डूइंग. सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, ताकि बाद में अपने को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो. सो अगेन रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल, प्लेलिस्ट को सेव करके रखो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही है प्लेलिस्ट के अंदर. तो ये चीज़ कर लेना. प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन पहुँच जाए, है ना. चलो शुरुआत करते हैं. लेट्स. हाँ, और शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ. CUET PG क्लियर करके एमकॉम करोगे, उसके बाद अगर आगे भी बढ़ना है और UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी कंटेंट अब इस चैनल पर आना शुरू होगा. तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ठीक है. लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा. चलो जी, शुरुआत करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड और समझते हैं कि कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे essentials of management वाली यूनिट को for CUET PG MCOM entrance examination. So we will be covering first and second thing in part 1. ये दोनों चीज़ें हम part 1 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे. So you need not to worry about that. ठीक है. अब जैसे इसके अंदर ना बेसिक चीज़ें जैसे नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है. ठीक है. मतलब इतना उसमें नहीं जाना होता है, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कंप्लीट करने की ट्राई करें. सो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला जो टॉपिक है मैंने कंपनी लॉ में करवाया है, बट अभी मैं शुरुआत ही इससे करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आपको यहीं पर ही दोबारा से क्लियर हो जाए व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिया के अंदर क्या सीन है. ठीक है. ये सारी चीज़ें यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड को कवर करने की ट्राई करेंगे इसी वीडियो में. ट्राई क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर. पार्ट 2 जो आने वाला है, पार्ट 2 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आपकी मोटिवेशन थ्योरीज से आ सकता है, प्लस आपका लीडरशिप. ठीक है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो कि आपका ये रहा. इसको हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर कवर, और जो बच जाएगा हमारा जैसे कि स्टाफिंग है एंड कंट्रोलिंग है, इसको पार्ट 3 के अंदर कवर कर देंगे. सो यू गाइज नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. इजी तरीके से कवर करेंगे. एमसीक्यूज भी मैंने बीच में डाले हुए हैं. सो पार्ट 1, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से. एज द नेम सजेस्ट, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी, है ना. कॉर्पोरेट इज अ वाइडर वर्ड एज कम्पेयर टू कंपनी. कॉर्पोरेट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक LLP ऑल्सो. सो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है टूवर्ड्स सोशल. सोशल यानी कि सोसाइटी, टूवर्ड्स सोसाइटी. कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है ना. अब देखो, नाउ कंपनी, एज यू नो, कंपनी इज ऑपरेटिंग इन एन एनवायरमेंट, और वी कैन से एक ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमारे पास हैं. लाइक कंपनी के पास सप्लायर्स हैं उसके,
कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ तो हैं ही उसके, जो उसके इंटरनल वाला पार्ट हो जाता है। कंपनी जहाँ पर काम कर रही है, द प्लेस एट विच इट इज़ वर्किंग, है ना, फिजिकल प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ज्योग्राफिकल प्लेस भी हो सकता है ना, हम उसे ज्योग्राफिकल प्लेस भी बोल सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तरीके से ये अपने आप को, अपने जो आसपास वाली चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट तो डालेगी, है ना। प्लस में एनवायरनमेंट कह सकते हैं आसपास वाला, प्लस में जनरल पब्लिक भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो ड्यू टू दीज काइंड ऑफ रीजंस कंपनी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, है ना। वो सोसाइटी से ले रही है तो सोसाइटी को देना भी पड़ेगा, है ना, यही बोल सकते हैं अपन। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही एक प्रॉपर सा पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और इंडिया के अंदर कैसे लागू होता है? इंडिया के अंदर मैंडेटरी है सीएसआर करना। मैंडेटरी किन लोगों के लिए है, कौन सी कंपनी के लिए है मैंडेटरी, किस कंपनी के लिए है? ऐसी कुछ कंपनियों के लिए है जिनकी टर्नओवर है 1000 करोड़ और मोर, या फिर और लिख के यहाँ पे आप कर सकते हो कि उनकी वर्थ है कितनी। उनकी वर्थ है 500 करोड़ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, करोड़ और मोर, ठीक है। या तो ये वाला, या थर्ड चीज़ है उनकी क्या, कि नेट प्रॉफिट्स उन कंपनियों का, नेट प्रॉफिट्स उन कंपनियों का 5 करोड़ और मोर हो, है ना, उसी ईयर के अंदर। तो उन्हें मैंडेटरी हो जाता है सीएसआर बनाना, सीएसआर एक्टिविटीज़ में पैसा डालना। किसमें? सीएसआर एक्टिविटीज़ में पैसा डालना। अब कितना पैसा डालना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो भी गिवन है, हमारे कंपनीज एक्ट में भी गिवन है और बता रखा है। तो सीएसआर में जो पैसा जाएगा, सीएसआर एक्टिविटीज़ में पैसा जाएगा, वो कितना जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसे, और ये पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, बट आफ्टर 2-3 डेज। तो इसको जाके एक बार पहले वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक वाइक करो, फिर 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। सीएसआर एक्टिविटीज़ में पैसा जाएगा, वो पैसा कितना होता है? ये होता है 2% ऑफ, यहाँ से DUET के अंदर आ रखा है क्वेश्चन 2021 एंड 2022 के अंदर, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। यानी कि जिस साल का हम निकाल रहे हैं, जिस साल में हमें खर्चा करना है, उससे पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। मान के चलते हैं 10 + 15 + 20, यानी कि ये करोड़ में है, ठीक है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 3 साल का, पिछले 3 साल का, इनका एवरेज निकालना है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 30, 45 का एवरेज निकालना है, यानी कि 3 साल है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट एवरेज, है ना। तो ये कितना गया? 15 आ गया, इजी। तो 15 करोड़ का 2% जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, वो हमें एज अ सीएसआर एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। सीएसआर एक्टिविटी कौन सी हो गई? जो टूवर्ड्स सोसाइटी होती है, टूवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, जैसे कि हंगर कम करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए पैसा खर्च किया कंपनी ने। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि एम्प्लॉयज़ के प्रति या एम्प्लॉयज़ की फैमिली की ओर जो खर्चा जा रहा है वो इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। इट विल नॉट बी कंसिडर इन सीएसआर एक्टिविटी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एज अ सीएसआर एक्टिविटी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन सीएसआर एक्टिविटी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, इजी है। यही था बस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज़्यादा नहीं था। एक छोटा सा होमवर्क हो जाएगा आपके लिए कि उन सीएसआर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ो। 13-14 वहाँ पर सीएसआर एक्टिविटीज़ है, यानी कि आप जाकर देखोगे ना, ऑटोमेटिकली चेक करोगे गूगल वगैरह पे तो मिल जाएगा। बाकी इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा, अगर आएगा तो ये डन कर लो, ठीक है। सीएसआर डन होता है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे प्रॉपर आज के इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 1 पे। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और पूरा करते जाएंगे, एमसीक्यूज भी हैं बीच में, राइट। एक बच्चे का फीडबैक आया था कि सर आप काफ़ी तेज पढ़ाते हैं। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप लोग जो स्पीड रहती है उसको कम कर लो या तेज कर लो। सो प्लीज़ थोड़ा सा ना ध्यान से आप लोग ये सारी चीज़ें मैनेज कर लिया करो। मैं तेज किस लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो समय भी कम है और सिलेबस में मेरे को जितना मैं करवा पा रहा हूँ उतना मेरे को करवाना है। और तेज में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपने ऑलरेडी करी हुई है, बस आपको थोड़ा सा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा ब्रशअप कर लो, हो जाएगा। चलो जी। सो मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली हमने जो बचपन में पढ़ रखा है वो यही ना कि इट इज़ एन आर्ट। क्या, किस चीज़ का आर्ट? जो हम क्या करवाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, आर्ट ऑफ
गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, है ना, फ्रॉम अदर्स। यही होता है बेसिक सा मीनिंग, बट प्रॉपरली जान लेते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किस चीज़ की, ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, बेसिकली डायरेक्टिंग की बात हो रहा है, और कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इनको हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली क्या हो गया, विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम फ्रेम। और एफिशिएंटली की बात करें तो एफिशिएंटली क्या होता है, एट लीस्ट कॉस्ट, एट लीस्ट कॉस्ट, जो अपनी लागत लगती है ना वो कम लगे, ये होता है बस। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम बिजनेस टू नॉन प्रॉफिट्स एंड गवर्नमेंट्स। तो ये सारी मैनेजमेंट तो हर जगह है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव वी से, है ना, इनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है कि भाई ऑल परवेसिव है, यानी कि हर एक सिचुएशन में काम आता है। ऑब्वियसली अगर आप पेपर भी दे रहे हो तो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग समथिंग। तो मैनेजमेंट करके कि भाई पहले मैं ये वाली यूनिट करूंगी या करूंगा, या दूसरे बार मैं ये करूंगा, तो वो मैनेजमेंट ही तो है। तो हर जगह पे काम आता है, बस ये यहाँ पर बात हुई है। सो दिस इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की ना काफ़ी अलग अलग टाइप से डेफिनेशन दी गई है अलग अलग लोगों द्वारा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसकी लर्न करनी है। क्यों मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार ना पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो पॉज करो, मेरे को कॉपी में उतार लो और लर्न कर लो। लर्न कैसे करोगे, एक छोटा सा तरीका है कि बंदे का नाम याद कर लेना और उस बंदे ने किस बारे में बोला है, एक कीवर्ड लिख लेना, बस एक कीवर्ड लिख लेना कि भाई इस बंदे ने ना इस चीज़ की बात करी है, तो वहाँ पर आप कीवर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक वाला था अपना, वो किसने दिया है, जो बेसिक वाला मैनेजमेंट का आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, है ना, ये वाला जो है किसने दिया है, मैरी पाकर फेलोड ने दिया है, फोलेट ने दिया है। तो ऐसे करके आप लर्न कर लेंगे कि भाई इसने बेसिक वाला दिया है डेफिनेशन। हेनरी फ्योल ने किसका बताया है, फोरकास्ट प्लान वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या बताया, मल्टीपर्पस ऑर्गन बताया है। ऐसे करके आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे को पॉज करो, रीड करो और लिख लो अपनी नोटबुक वगैरह के अंदर, ठीक है। डन हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। चलो, सो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, दीज आर द 5 बेसिक फंक्शंस एंड प्रोसेस वी कैन से। ये हम ऐसा करते हैं पहले पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि पता ही है आपको इस बारे में, बस इसके डीप में अपने को पढ़ना है, वही अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा बहुत पता भी तो होना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग से भी हमने ना ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि प्लानिंग होती क्या है, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में आ रखा था, आई मीन क्वेश्चन में आ रखा था कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये सारी जो चीज़ है ना किससे रिलेट करती है, और ऑप्शन आपको ये दे रखे थे 4-5, किससे रिलेट करती है। बच्चों ने ऑर्गेनाइजिंग लिखा दिया वहाँ पर, नहीं ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, प्लानिंग ही है, ठीक है। सो व्हाट इज प्लानिंग, ये होता है आपका फ्यूचर बेस्ड। प्लानिंग इज फ्यूचर बेस्ड, प्लानिंग फ्यूचर बेस्ड होता है। और किस चीज़ से रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और कीवर्ड इसका क्या हो जाएगा कि भाई व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू डू। व्हाट को पहले लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट, एंड हु विल डू इट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर हम प्लानिंग में ही करते हैं। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फ्यूचर एंड वी आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है। और वो प्लानिंग में सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना कौन सा वाला पार्ट रहता है, ये आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है। कंसेप्चुअल यानी कि दिमाग की लोड बढ़ती है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे करता है। ईजी है ना, कीवर्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे करता है, इजी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, अभी इसे डीप में भी करेंगे अलग अलग वाली चीज़ों को ना। आज तो ये दोनों करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ है, समझ के भी आपको बहुत मज़ा आ जाएगा कि इतने से कम समय में इतनी मस्त चीज़ें सीख ली मैंने, मज़ा आ गया। चलो जी, ऑर्गेनाइजिंग। अब करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब है कि जो हमने प्लान किया है ना, इसकी ना प्रॉपर आप सेट कर लो क्या चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सेट कर लो प्रॉपर, कि भाई कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा। अथॉरिटी, सबको ना टास्क वास्क दे दो, जो भी टास्क जिसने परफॉर्म करने उसको टास्क असाइन कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, यानी कि हम रिसोर्सेज को ना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो टास्क वास्क देना, कौन सी चीज़ें कौन करेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का।
तो वो होता है अपना ऑर्गेनाइजिंग। बस अभी के लिए इतना समझ रहे हैं, क्योंकि आज हम इसको डीप डाउन तो करेंगे ही करेंगे इस वीडियो में, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इज रिलेटेड टू योर ह्यूमन रिसोर्स को, एचआर को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, है ना। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्पेलिंग पे मत जाना और इस पे क्या कहते हैं, हैंड राइटिंग पे भी मत जाना। अभी मैं जल्दी करवा रहा हूँ और ये आपको बोल ही रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है सारी चीज़ें, है ना। स्पेलिंग में जैसे यहाँ पर डबल एल लिखा हुआ है, डबल एल नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ध्यान रखो। आती है मेरे को स्पेलिंग, ऐसा नहीं है। हाँ, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आती है स्टाफिंग के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझने की जरूरी है, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर इसको करेंगे। डायरेक्टिंग हो जाएगा अपना, कि हम क्या करते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन किसके अंदर आ रहा है? डायरेक्टिंग के अंदर। लीडरशिप किसके अंदर आ रही है? डायरेक्टिंग के अंदर। सो वी आर गाइडिंग द एम्प्लॉइज, वी आर गाइडिंग द सुपीरियर्स, सॉरी आई मीन सबॉर्डिनेट्स, ताकि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जा सकें। कहाँ जा सके? एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जा सके, डायरेक्शन से भटके ना। और वो डायरेक्शन किसके पास होनी चाहिए, मतलब किसके टूवर्ड्स होनी चाहिए? तो इट विल बी टूवर्ड्स दी गोल्स। और वो गोल्स कौन से होंगे बेटा? ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। तो कोशिश करो कि जो इंडिविजुअल गोल्स है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के तरफ इनक्लाइन कर दो, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या हो जाएगी? कंट्रोलिंग का बेसिक्स है ना, एक वो आता है क्वेश्चन कि भाई कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। तो कंट्रोलिंग इज अबाउट कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड वन, द प्री डिटरमाइंड वन। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कह सकते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने पहले से ही सेट करके रख रखी थी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू द एक्चुअल वन, द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है, जैसा हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है अपने पास क्या? कंट्रोलिंग। ये पूरा कंट्रोलिंग नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने कंपेयरिंग करी है। कंपेयरिंग के बाद क्या करते हैं? कंपेयरिंग के बाद हम क्या करते हैं कि भाई डेविएशन निकालते हैं, कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, जो हमने सेट किया था हम वैसे क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तो डेविएशंस निकालते हैं, डेविएशंस निकालने के बाद करेक्टिव मेजर ले लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। बस ये हो गया भाई कंट्रोलिंग। इजी है ना, डन। यहाँ पे डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक एक करके करते हैं दोबारा से। प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? आगे देखना, ठीक है। लुकिंग अहेड, यानी कि इट्स अ फ्यूचर वाला थिंग, फ्यूचर वाला थिंग। डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, तो फ्यूचर वाला थिंग कि भाई क्या होगा, व्हाट इज टू बी डन, कब होगा, व्हेन इज टू बी डन, कहाँ होगा, कहाँ किया जाएगा, हाउ कैसे किया जाएगा, और कौन करेगा, whom is it is to be done। easy है। It implies determining the objectives and selecting a course of action to achieve them। ठीक है, तो इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है इसका, अभी हम करेंगे आगे। यानी कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस, ठीक है। अब मान के चलो आपका बिजनेस है प्रॉफिट मेकिंग, तो आपका प्रॉफिट मेक आई मीन आपका बिजनेस है प्रोडक्ट बेचना, ये सब करना, तो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा आपका मोटिव एक वाला, तो है ना। और अगर आपका एनजीओ है तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा आपका, है ना। सोशल वेलफेयर हो जाएगा किसका? एनजीओ वाले का। प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा किसका? जो भाई सेलिंग एंड परचेज ये वाला चीज कर रहा है प्रॉपरली, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम एज वेल, ठीक है। कि स्टार्टिंग के अंदर ना आपका जो मकसद है मकसद क्या है आपका स्टार्टिंग के अंदर, कि यू नीड टू सेल मोर, आपकी सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स पे वर्क करो। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ऑन सिचुएशन एज वेल। तो उस पर उतना डीप में मत जाओ, इतना ज्ञानी मत बनना। ये नॉर्मल सा ये समझ लो कि आप प्लानिंग में क्या कर रहे हो, पता कर रहे हो कि आपका क्या है ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद कोर्सेज ऑफ एक्शन का पता कर रहे हो कि कितने तरीके हैं उस चीज़ को अपनाने के लिए, उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। उसमें से सबसे बढ़िया वाला चूज करते हो और फिर इम्प्लाई करते हो। इजी। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अगेन क्या करते हैं हम? इस्टेब्लिश करते हैं क्या चीज़? हार्मोनियस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। प्रॉपरली टास्क असाइन करना, ठीक है। टास्क असाइन तो चलो बाद में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन, यानी कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, ठीक है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, इजी टास्क असाइन हो जाएंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी उसे ही बोला जाता है कि भाई टास्क असाइन करना प्रॉपर्ली। नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
ये चीज़ ध्यान रखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सच स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच पीपल कैन वर्क। तो एक ढांचा होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये प्रॉपर सा ना ढांचा है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि भाई ऊपर बैठा सीईओ, इसके अंदर आते हैं 4 मैनेजर, एचआर मैनेजर और अपना फाइनेंस मैनेजर, ये मैनेजर वो मैनेजर, इनके अंदर आते हैं टीम लीडर्स, है ना, टीम लीडर्स आते हैं इनके अंदर। तो ये तुम्हारा एक ढांचा है प्रॉपर। तो एक हायरार्की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है अपने को, है ना, हायरार्की भी दिखाई दे रही है प्रॉपर। और जैसा कि इन्फॉर्मेशन है अगर, तो इन्फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम फ्लो करेगी, टॉप टू बॉटम इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है। तो इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर वी कैन से। और ये स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे कि भाई एक प्रॉपर बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर यही चीज़ ना डिसेंट्रलाइज होती, यानी कि सभी के पास अथॉरिटी है, एक बंदा बस ऊपर बैठा है और सभी के पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की पूरे ऐसे ग्राउंड लेवल पे, तो ये हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लैट organization structure। तो देर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम आज करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग हमारा मेन है, प्लानिंग तो हो जाएगा। स्टाफिंग, फिलिंग ऑल पोजीशंस, इट्स अ प्रोसेसिंग प्रक्रिया है जिसमें हम पोजीशंस को फिल करते हैं, ठीक है, विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल, राइट पर्सन, राइट जॉब, है ना, राइट टाइम, राइट पीपल, वो वाली चीज़ है। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ हमने कर ली है। कंपनसेशन भी इसी के अंदर आता है, ध्यान रखना कि उनका उनका पैसा डिसाइड, सैलरी डिसाइड करना। इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग क्या है, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना टूवर्ड्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ प्लान्ड टारगेट्स। बस अपना जो डायरेक्शन रहनी चाहिए ना, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन रहनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना इज योर लास्ट अल्टीमेट जॉब, ठीक है जी। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका पूरा चीज़ है। सो इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन एज इट इज रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। सो इसको हमने क्या बोल दिया, एग्जीक्यूशन फंक्शन भी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग वही चीज़ है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस, कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फाइंडिंग वेरिएंसेस, इसको डेविएशंस भी बोलते हैं, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यही था ना, यही पढ़ा था हमने। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो टाइम टू टाइम हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम क्या, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज वेल। अगर आप रेगुलरली चेक कर लोगे ना कि हाँ हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं बढ़ रहे तो हम करेक्टिव एक्शंस वहां पर ले सकते हैं टू बी इन द गुड डायरेक्शन और द राइट डायरेक्शन, इजंट इट। यही है ना, इजी है। आगे बढ़ते हैं, अब प्लानिंग पे आते हैं। प्लानिंग का नेचर क्या है, इट्स अ गोल ओरिएंटेड थिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग कर रहे हैं हम एक गोल को अचीव करने के लिए। अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है तो प्लान किसके लिए करेंगे, है ना। अब आपके पास गोल है, यू नीड टू क्लियर CUET PG कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू हैव अ गोल। आपने वैसे ही प्लानिंग कर रखी है कि भाई 1 महीना रह गया, अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करके साइड बाय साइड PYQ लगाऊंगी और फिर बाद में जाके मॉक लगाऊंगी, बल्ले बल्ले हो जाएगा। इट्स अ गोल ओरिएंटेड थिंग, है ना। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले होने वाला, किया जाने वाला, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी नहीं है। ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग वी कैन से। फ्यूचर ओरिएंटेड है, पढ़ लिया था। वाइड स्कोप है, वाइड स्कोप क्यों है, क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पता लगा रहे हैं। वाइड स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ऑल परवेसिव यानी कि हर एक लेवल पे काम आता है। प्लानिंग तो हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो। और प्लानिंग हर एक जगह भी काम आता है, अलग जगह, लाइफ में, बिजनेस में, वगैरह वगैरह। ये क्या है, रिजिड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो इसको मॉडिफाई करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें कंसिडरेशन के अंदर ली थी और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करी थी। प्लानिंग इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म जनरली। तो इसलिए इसको रिजिड माना जाता है। रिजिड यानी कि डिफिकल्ट टू चेंज एज इट इज़ रिटर्न हियर ओनली। सो ये एक लिमिटेशन भी आ जाती है, एक लिमिटेशन आ जाती है किसकी, प्लानिंग की। सो टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है प्लान करने में। अगर मान के चलो मेरे को तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस बनानी है, तो वीडियोस के लिए भी कुछ सोचने के लिए कि भाई कौन सी वीडियो पहले जाएगी, कौन सी वीडियो बाद में जाएगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है मुझे, है ना। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, है ना। जो मैं तुम्हें बार बार बोलता रहता हूँ यार कि मेरे पास टाइम की कमी है वगैरह वगैरह, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वीडियोस। तो चलो लाइक करो, लाइक करो, अभी नहीं किया तो। एनीवेज,
नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब इसका नीड क्या है, देखो यार, अनसर्टेनिटी हमेशा होगी, अनसर्टेनिटी और रिस्क हमेशा होगा। इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वी डू प्लानिंग, वी टेक सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन सिचुएशंस इनटू कंसिडरेशन। मान के चलते हैं कि हमें पता है कि साल भर में ना कुछ तो दिक्कतें होती हैं, कभी कभार इन्फ्लेशन की दिक्कत हो जाती है, कभी किसी चीज़ की दिक्कत हो जाती है, तो हम ना इसको भी कंसिडर करेंगे और पहले से ही सोच के रख लेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन होएगी ना तो हमें क्या करना है। ठीक है, एक्सेप्शंस तो हमेशा होंगे। एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि भाई कोविड-19 का नहीं पता था किसी को कि होगा या नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शंस आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो इन एक्सेप्शंस को भी हम टैकल कर लेते हैं कभी कभार प्लानिंग से। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोविड-19 के लिए किसी ने प्लान नहीं कर रखा होगा, बट प्लानिंग के कारण से ना जो नुकसान हो रहा होता है सडन चेंज के कारण से, वो प्लानिंग के कारण से रिड्यूस हो जाता है। दैट इज व्हाट रिटन हियर, है ना, डन हो गया। टू अचीव द गोल, तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्यों है इतना गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि हमें एक पाथ और एक डायरेक्शन दे देता है ये कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। टू गेट बेटर रिजल्ट्स, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्लान्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़िया वाला पॉइंट है, डन हो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन इसका बहुत एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, रिस्क होता है, क्या पता हम हमारी जो प्लानिंग है गलत हो जाए। फ्यूचर ओरिएंटेड है तो फ्यूचर इज अनसर्टेन एज यू ऑल नो, तो हमें रिस्क तो है भाई, है ना, ज़रूरी नहीं है कि भाई हम सक्सेस हो पाएंगे हमारी इस प्लानिंग से, तो ये वाली चीज़ है। ईजी है, डन, प्लानिंग डन। प्लानिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसको डीप में नहीं करना है, बस इसके नाम पढ़ने हैं आपने। क्या करना है, नाम पढ़ने। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्लान्स, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, यानी कि एक प्राइमरी फंक्शन है, यहाँ लिख देंगे प्राइमरी फंक्शन है। ये छोटी छोटी ना नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ प्लान्स का क्या मतलब है कि प्लान्स अचीवेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्लान्स अचीवेबल होने चाहिए और विद इन द कॉस्ट होने चाहिए। विद इन द कॉस्ट बोल सकते हैं, विद इन द कॉस्ट प्लस अचीवेबल। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो इट शुड कंट्रीब्यूट टू, इट शुड कंट्रीब्यूट टू या इन, इट शुड कंट्रीब्यूट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है चीज़ें, जो ये प्रिंसिपल्स है ना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इतना आता नहीं है यहाँ से बट फिर भी। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस, योजना परिसर का सिद्धांत, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड है तो डिटरमाइन करते हैं हम कुछ चीज़ें, डिटरमाइनिंग एंड फोरकास्टिंग, है ना, फ्यूचर फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए होता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, यहाँ पर हम पॉलिसी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, अगेन तुम्हारा कि टाइम के अंदर अंदर अचीव हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि प्लानिंग हम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन भी लेकर आ रहे हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शंस, और इसमें से बेटर वाला चूज कर लो, बेटर वन गेट्स चोजन, है ना, डन हो गया जी। इजी था ये, इतना ज़्यादा यहाँ पर घबराना मत, याद करने में इसको वो मत करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, एग्जाम में आ गया तो कर लोगे आराम से। प्लानिंग का प्रोसेस थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है, ये पता करते हैं। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, अब हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं एंड डिफरेंट सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं, एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, taking into consideration what different possible situations, इजी। फिर हम क्या करते हैं, अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शंस को देखते हैं कि भाई कितने कितने तरीके हैं उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। उसमें से उनका फिर सबसे पहले क्या होगा, मूल्यांकन होगा, यानी कि इवेल्युएशन होगा, एंड देन वी विल चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन वी विल इम्प्लाई इट या अप्लाई इट। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान, छोटे छोटे प्लान बनाते रहेंगे और आगे जाके उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इस बारे में। पहली होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरी है ऑपरेशनल प्लानिंग, तीसरी है टैक्टिकल प्लानिंग। नाम से पता चल जाएगा सारी चीज़ें। पहले करते हैं ऑपरेशनल के बारे में।
ऑपरेशनल प्लानिंग है आपकी जो ऑपरेट करने के लिए काम आती है, यानी कि एग्जीक्यूशन लेवल पर काम आती है, यानी कि मैनेजर्स के लेवल पर काम आती है। ठीक है, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ऑपरेशनल चीज़ें करवाते हैं, मतलब कि वो एग्जीक्यूट करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। टॉप लेवल ने उन्हें चीज़ें बता दी और वो क्या कर रहे हैं, नीचे वाले लेवल ऑफ मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग, दे आर एग्जीक्यूटिंग, कि भाई ऊपर से क्या ऑर्डर आया वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं लोअर लेवल मैनेजर से। टैक्टिकल इज अबाउट टैक्टिक्स, यानी कि आपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या फिर एक सडन चेंज के अकॉर्डिंग, अचानक से जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ प्लानिंग करी है। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो गया और एक सडन चेंज के अकॉर्डिंग हो गया, टैक्टिकल माना जाता है। और जैसे कि कंपिटिटर्स से रिलेटेड भी होता है ये। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तुम्हारी हो जाती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यहाँ पर तीनों सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं। जब भी कभी तुम IIM में जाके पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, तो तुम्हें वहां पर पढ़ाया जाएगा कि जो स्ट्रेटजी होती है ना, कि जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है तुम्हारी गेम प्लान होता है। वो क्या होता है, गेम प्लान होता है, जो होता है लॉन्ग टर्म इन नेचर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, तुम M.Com में भी पढ़ोगे वहां पर जवाब देना मजा आएगा, सर को भी टीचर को भी। एनीवेज DO में पढ़ोगे तो बाकी मुझे पता नहीं। तो स्ट्रेटजी एक गेम प्लान है, लॉन्ग टर्म गेम प्लान है, जो तीन चीज़ों से बनती है। तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, दूसरी चीज़ है कंपेटिटर्स को ध्यान में रखते हुए, तीसरी चीज़ है खुद को ध्यान में रखते हुए, करंट सिचुएशन, या वन से ऑन सेल्फ लिख देंगे यहाँ पे, या वन सेल्फ लिख दो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को बनाकर या ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। सो इट्स अ गेम प्लान, लॉन्ग टर्म इन नेचर है, ईजी है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सेम हो गई क्या, नहीं सेम नहीं है। ये तुम्हारी बनती है सबसे पहले, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, तो स्टार्टिंग में बनी हुई है, तो ये भी काइंड ऑफ प्लानिंग ही है, जो मुश्किल है मॉडिफाई करना। टैक्टिकल तुम्हारी हो जाती है सडन चेंज, कि मतलब जैसे कोविड-19 आ गया ना, तो चलो इसके लिए कुछ प्लान करते हैं, अपने कंपनी को बचाने के लिए, बिजनेस को बचाने के लिए। सो लेट्स डू सम ले ऑफ्स, बंदों को बाहर निकालते हैं कंपनी से, है ना। प्राइवेट कंपनी में तो यही होता है ना, या कोई भी कंपनी में फॉर दैट मैटर, कि भाई निकाल देते हैं जब कंपनी में बात आती है ना, वही चीज़ है। एनीवेज डन हो गया ये, तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यू कैन रीड आराम से, बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, रीड करके हो जाएगा। ऑपरेशनल और टैक्टिकल हो गया। अब ये कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान्स के बारे में डिस्कस हुआ है, तो देर आर टू काइंड ऑफ प्लान्स। एक होते हैं मल्टी यूज प्लान, जो कि बार बार यूज किए जा सकते हैं, जिसे हम स्टैंडिंग प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान। और एक होते हैं सिंगल यूज प्लान, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, तो इसे कॉपी में उतार लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है कि इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान है, और 5-6 प्लान दे दिए जाएंगे और नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 4 2 3, ये वो ऐसे करके। ठीक है, तो आंसर रटना पड़ेगा फिर, तो इसके लिए रेडी रह के आप इसको उतार लो, रटना ही पड़ेगा ये तो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक एक करके समझाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि इतने डीप डाउन जाके सवाल नहीं आएंगे, बट ऊपर ऊपर से आ सकते हैं। दैट इज वाई सिर्फ इसको रीड कर लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लो, कि भाई ऑब्जेक्टिव है अगर, तो ये लॉन्ग टर्म है, स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म है, पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स हैं लॉन्ग टर्म है। बात करते हैं प्रोग्राम की, बजट की, शेड्यूल की, प्रोजेक्ट्स की, मेथड्स की, दे आर सिंगल यूज प्लान्स, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक चीज के लिए या स्पेसिफिक गोल के लिए बनाए जाते हैं। इजी, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। ऑर्गेनाइजिंग, मेन थिंग है ये हम करेंगे अच्छे से। अभी तो प्लानिंग डन हो गया हमारा ऑलमोस्ट, अब ऑर्गेनाइजिंग पे आ जाते हैं। चलो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है वही हार्मोनियस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को बनाना, नेटवर्क क्रिएट करना इस चीज का। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेटिंग और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाना, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट डिफाइंस द रोल्स दैट ईच इंडिविजुअल हैज टू प्ले। तो क्लियर डेफिनेशन होता है, एक प्रिंसिपल आता है तुम्हारा डेफिनेशन का, डेफिनेशन तो क्लियरली डिफाइंड रोल हो जाता है, क्लियरली डिफाइंड रोल्स। इजी है, तो ये चीज आ गया कि भाई किस फंक्शन के अंदर हम क्लियरली डिफाइन करते हैं रोल्स को, तो ऑर्गेनाइजिंग हम बोल सकते हैं। चलो,
एज वेल एज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पर ना प्लानिंग में भी ये लिखा हुआ था कि कौन करेगा, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए बस इसको ये समझो कि ऑर्गेनाइजिंग में ही ये होता है कि हम क्लियरली डिफाइन करते हैं रोल्स को कि कौन सा बंदा क्या करेगा। चलो, सो ऑर्गेनाइजिंग का एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट है ऑर्गेनाइजिंग का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाना। हमने ये डिसाइड कर लिया कौन सा बंदा क्या करेगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था कि भाई सीईओ के अंडर आ रहे हैं सीएफओ, सीएचआरओ, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाला और फाइनेंस वाला, और इसके अंदर भी मैनेजर आ रहे हैं। तो क्लियरली डिफाइंड गोल हो जाता है, और इस पूरे चीज को, पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या है ये नेटवर्क है ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होगा? ये वाला, ये, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? ये वाला, है ना। तो ये प्रॉपर्ली ना क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप्स है। इजी, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं बहुत बेसिक वाली चीज जो तुमने बचपन में कर रखी है, कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। समरी ले लो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई कंपनी प्रॉपर्ली बनी हुई है और प्रॉपर्ली तुम वहां पर जॉब करने जा रहे हो, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और तुम्हारा एक रोल है उसके अंदर, तुम्हारा एक रोल है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि भाई तुमने दोस्त बना लिए, अब तुम्हारी बातें बातें होती है, तो वो बातें क्या ऑब्जेक्टिव्स के से रिगार्डिंग है? नहीं। तुम्हारा लंच ब्रेक हो गया, वहां पे तुम चिल विल कर रहे हो, सुट्टा उट्टा मार रहे हो, नहीं मारना, गलत चीज़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आजकल के लोग चिल बनने के लिए करते हैं ना ये सारी चीज़ें, और ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पर अपने डीयू में भी। और मतलब मैं किसी का डीफेम नहीं कर रहा, बट हाँ मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने देखी है, इट्स जस्ट एन ओपिनियन, आई कैन शेयर माई ओपिनियन, है ना भाई। चलो, एनीवेज, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है तुम्हारा कि भाई हाँ चिल कर रहे हो, तो वो चिल करना तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो चीज़ नहीं कर रहे हो तुम, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ये अपने आप बनता है, दोस्ती अपने आप होती है। इजी। चलो, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया तुम्हारा कि अ स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। तो प्रॉपर्ली डिफाइंड चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा? नेचुरली फॉर्म्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज। तुम्हारा कोई दोस्त बन गया तो वो नेचुरली बना है ना, वो वाली चीज़ हो गया। पर्पस क्या है इस चीज़ का? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। इनफॉर्मल का क्या है पर्पस? इट फुलफिल आर आर सोशल नीड्स। वो होती है ना मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, तुमने पढ़ रखी होगी, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। उसमें होता है ना सेकंड वाला तुम्हारा, थर्ड वाली नीड, सोशल नीड्स, कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, लोगों से तो बातें करेगा वगैरह वगैरह टाइप्स, तो वो नीड को फुलफिल करने में काम आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये रिजिड होता है, क्योंकि क्लियरली डिफाइंड चीजें हैं। अगर कुछ हायरार्की है तो वो वही प्रॉपर फॉलो होगी, टॉप टू बॉटम जाएगी इन्फॉर्मेशन, वही सारी चीजें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होता है। मान के चलो तुम्हारा मैनेजर जो है वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके अंडर काम कर रहे हो, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से यू कैन शेयर एवरीथिंग एंड ईच थिंग, ईच एंड एवरीथिंग यार, वट एवर इट इज। कम्युनिकेशन में आ जाओ। कम्युनिकेशन फॉलोज अ नॉर्मल प्री डिफाइंड पाथ, प्रॉपर पाथ है भाई, इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो करेगी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो नहीं करती, कहीं से भी किधर भी जा सकती है, ठीक है। सो रात को बना रहा हूँ, सो ये वीडियो तो बैकग्राउंड में जो ये म्यूजिक चल रहा है डोगरियों का, इसको इग्नोर करना। आप आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड, एंड वही चीज़ है कि अथॉरिटी रिलेशनशिप वगैरह क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ पर इनफॉर्मल है, ये पर्सनल इन्फ्लुएंस से एंड करिश्मा से और सीनियोरिटी से इन सोशल सर्कल्स, इन चीज़ों से बनती है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज होंगे। यहाँ पर कोई ऐसा कंट्रोल चीज़ें नहीं होती है, बस ग्रुप नॉर्म्स होते हैं कि भाई जिस ग्रुप का तुम हिस्सा हो उस ग्रुप की मानोगे, उनके वैल्यूज एंड पीयर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। दीज आर सम अदर बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यू कैन रीड अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली रीड कर सकते हैं। चलिए, आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सच कुछ एक्सप्लेन करने वाला इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपरली सीक्वेंस वाला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला। सो पहले तुम क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे एक्टिविटीज को। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल टास्क्स दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा पॉज लेते हैं फिर शुरुआत करेंगे।
चलो भाई आ जाओ, लेट्स कंटिन्यू। चलो, सो पहली चीज जो तुम करोगे, आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज को, टास्क को दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ये हमने पता लगा लिया कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी है। फिर उसके बाद करोगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड, ग्रुप करना, एक्टिविटीज को ग्रुप करना बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड प्लेस इनटू डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स। फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड R&D डिपार्टमेंट बन गया, फाइनेंस वाली चीज़ों से रिलेटेड फाइनेंस वाला बन गया, ठीक है, HR वाली चीज़ों से रिलेटेड HR वाला बन गया डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हम यहाँ पर बना लेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिमिलैरिटीज ऑफ द टास्क दैट इज नीडेड टू बी परफॉर्म्ड। ईजी है। फिर उसके बाद ड्यूटीज को असाइन कर देंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देन उसके बाद क्लियर रिलेशनशिप्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, टू एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग लाइंस एंड कम्युनिकेशन फ्लो which ensures that everyone knows whom they are accountable to and with whom they collaborate। यानी कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है, इजी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाते हैं हम यहाँ पर आफ्टर असाइनिंग द ड्यूटीज। देन योर लास्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, सारा कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम रियली सॉरी। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि दिस इज डन। आपका बहुत मेन वाला पार्ट था, एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो देयर इज एन एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, ठीक है। एक कंपनी है जो कुछ चीज़ें बना रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़ को। सो इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेट्स से अपनी कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग वाली, एक्टिविटीज़ में इंक्लूड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तो चलते ही रहेगा। एनीवेज, नेक्स्ट थिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आप एक्टिविटीज़ को ढूंढ कर उनको अपने अपनी जगहों पर डालेंगे, फंक्शंस में डालेंगे। नेक्स्ट इज असाइन करोगे ड्यूटीज़ लोगों को, एक सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। कैसे करोगे आप देख सकते हैं, इसको रीड कर लेना। ये हमने सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लिया है, चीज़ों को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम 14 कुछ प्रिंसिपल्स करते हैं। इंपॉर्टेंट तुम्हें मैं करवाता हूँ, जिसके चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। पहला है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर आपकी जितनी भी प्रक्रिया हैं, चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं, वो टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ आती है कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेम कर लो, इनलाइन कर लो। इंडिविजुअल के बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनक्लाइन कर लो और मैच कर लो एक साथ, कि भाई उनके इंडिविजुअल भी ऑर्गेनाइजेशनल वाले बन जाएं। एफिशिएंसी, लेस कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट देना, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पर। डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर्ली डिवाइड करना, है ना, वर्क को। स्पैन ऑफ कंट्रोल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट था। चौथा इंपॉर्टेंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। जैसे कि एक बंदा है, एक सुपीरियर है, उसके अंदर 4 बंदे आ रहे हैं, तो इसको वो इफेक्टिवली क्या कर रहा है, मैनेज कर पा रहा है। बट इसके अंदर 10 बंदे जब आ रहे हैं ना, तो वो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसके बस की नहीं हो रही है। तो 4 बंदे ही उसके बस की थी, तो 4 बंदे वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहा है ना। तो वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग से भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर प्रिंसिपल बोल सकते हो, स्केलर चेन भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक क्लियरली डिफाइंड लाइन होती है, ठीक है, इसे हम चेन ऑफ कमांड भी बोल सकते हैं।
सो एक क्लियरली अनब्रोकन लाइन होती है हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव से लेके लोवेस्ट एग्जीक्यूटिव तक, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि टॉप टू बॉटम हो रही है, तो वो एक चेन है प्रॉपरली। फिर आता है आपका डेलीगेशन। नेक्स्ट इज योर delegation. Delegation is what? Authority delegated to a manager should be adequate to enable him to accomplish results expected by him. Delegation and decentralization and ये सारी चीज़ें अपन करेंगे अभी आने वाले टाइम में। अभी इसको पॉज करते हैं यहीं पर ही, आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन, यानी कि जो फंक्शंस करने हैं उसकी क्लियरली डेफिनेशन होनी चाहिए या फिर डिफाइन होने चाहिए। रोल्स एंड सारी जो चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप कर लो, रिमनरेशन अपने आप कर लेना। यूनिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक सुपीरियर होगा, ईच पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, ये ध्यान में रखना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन हेड वन डायरेक्शन, वन हेड वन डायरेक्शन, ये होता है आपका। जैसे लिखा हुआ है वन हेड वन प्लान, ठीक है, प्लान इज रिलेटेड टू डायरेक्शन ओनली। सो वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, ये होता है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वेयर एज यूनिटी ऑफ कमांड होता है अपना वन हेड वन सुपीरियर, ठीक है, ये होता है अपना वन सुपीरियर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। एक्सेप्शन प्रिंसिपल खुद से कर लेना, चलो कर ही लेते हैं। एवरी मैनेजर मस्ट टेक डिसीजंस विद इन हिज स्कोप, उसकी बाउंड्री में ही रहकर वो अपना काम कर सकता है। जो उससे बियॉन्ड जाने वाले काम है, बियॉन्ड ऑफ हिज स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, तो वो क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो कार्य दे देगा, वो काम दे देगा कि भाई मेरे स्कोप से बाहर है, आप बताइए। कोऑर्डिनेशन है नेक्स्ट, ग्रुप एफर्ट एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी कंटिन्यूटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखी है। ये मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ चीज़ें लिख दी है। हेनरी फ्यूल के 14 के 14 यहाँ पर शायद से मैंने लिखे हैं प्रिंसिपल्स, ये आप रीड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है। और दो एक बताता हूँ आपको मैं, जैसे हमारा हो गया ये वाला सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप, एक बंदा ले रहा है सारे डिसीजंस, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि लोअर लेवल पर ना इक्वली बांट दी हमने सारी की सारी अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर अभी सारे ले पा रहे हैं, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ईजी है। आगे बढ़ते हैं। स्केलर चेन, जो मैंने तुम्हें बताया था, अभी पढ़ाया भी था, चेन ऑफ कमांड भी बोलते हैं इसे, यानी कि प्रॉपर एक फ्लो हो रही है, जैसे ये फ्लो होना या फिर ऐसे फ्लो होना इन्फॉर्मेशन का, तो ये हमारे पास बन जाता है स्केलर चेन। ऑर्डर, यानी कि देयर शुड बी एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड पीपल, द राइट पर्सन शुड बी इन द राइट जॉब एंड रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर को इतना ध्यान मत देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने तुम्हें करवाया है बस वही है। इक्विटी इज बेसिकली इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर 14th वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आता है। एस्पिरिट दे कॉर्प्स, यानी कि प्रमोटिंग टीम स्पिरिट एंड यूनिटी इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। मैनेजर शुड फोस्टर हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज टू इंप्रूव मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, रेगुलर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड ओपन कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड प्रॉपर टीम स्पिरिट, ये बोला गया है बस यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट किस चीज़ से रिलेटेड था ये वाला, क्या इसका कीवर्ड हो गया, टीम स्पिरिट एंड यूनिटी, ठीक है, ये हमारा स्पिरिट दे कॉर्प्स हो गया। ईजी है। अब आ जाते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल पे, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में करवाऊंगा, आने वाले स्लाइड्स में करवाऊंगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल वही है कि एक जो बंदा है, कहाँ गया बंदा, ये रहा, सुपरवाइजर जो है वो कितना इफेक्टिवली, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजर सुपीरियर कितने इफेक्टिवली सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकता है। ये एक की कंसेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर, दैट इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजर्स कैपेसिटी टू लीड देयर टीम एफिशिएंटली, ठीक है। अब एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, और एक होता है वाइड या फिर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो नैरो वही हो गया जो पिछले एग्जाम्पल में दिया था कि भाई 4 बंदे इसके अंदर आ रहे हैं, ये हो गया नैरो वाला, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। फिर एक होता है वाइडर में भाई साहब बहुत ज़्यादा आते हैं बंदे, ठीक है, तो ये वाइडर हो जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा बंदे अपने अंदर ये वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। ईजी है ना। तो ये आपका नैरोवर
और वाइडर हो गया। तो ये आप आराम से रीड कर सकते हैं, बहुत आराम से। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, इन दिस स्ट्रक्चर अ मैनेजर सुपरवाइजेज अ स्मॉलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इजी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक बार खुद रीड करना, मजा आ जाएगा पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में यही है कि लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये भी आप रीड करेंगे पॉज करके मेरे को अभी की अभी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू। चलो अगेन, जब भी क्वेश्चन दिखाई देता है पॉज करो, आंसर करो खुद से, देन मैच करो। आई होप सो कि आपने आंसर कर लिया होगा अब। सो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। अभी जैसे हम पढ़ कर आए हैं, ये चीज़ होती है एस्पिरिट डे कॉप्स, डी कॉप्स। ईजी है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, पॉज मी एंड आंसर मी। अब मैं बता रहा हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्कैलर चेन एंड एस्पिरिट डे कॉप्स फिर से आ गया। मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉइज इज इम्पेरेटिव, हेरारिकल फॉर्मलाइज्ड कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो ये हो गया स्कैलर चेन। इसको थोड़ा सा रेड से कर लेते हैं। स्कैलर चेन इज हेरारिकल फॉर्मलाइज्ड कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फंक्शंस हैव ओनली वन प्लान वन बॉस, वन प्लान वन बॉस, यानी कि वन हेड वन बॉस, यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स टू ओनली वन बॉस, वन बॉस इज वन सुपीरियर, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। तो ए का 4 हो गया। ए का 4 का है, ए का 4 सिर्फ यहाँ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी इजी, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी निकाल सकते हैं। चलो अब ये टॉपिक करते हैं, बट इससे पहले 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम शुरुआत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। चलो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, तो मैं पहले यहीं पर बता देता हूँ कि कौन सा बनता है। सो फर्स्ट इज योर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। ये डिविजनल इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल इंपॉर्टेंट है। ये 3 जगहों से आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो करते हैं, सारे करते हैं, लेट्स गो। फंक्शनल जो है हमारा, वो है रोल बेस्ड स्ट्रक्चर, यानी कि फंक्शंस के बेसिस पे आप लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे, है ना। तो यू कैन सी, पहला हो गया प्रोक्योरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वी आर distributing the activities, we can say, or making the departments, we can say. Second is your divisional structure. divisional structure को और क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। क्यों लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिविजनल को प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक कॉन्ग्लोमरेट है जो, या फिर एक कंपनी है, नॉर्मल से बात करते हैं, कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये टी बना रहा है, यहाँ पर हो जाएगा कार बना रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा कुछ और। तो टाटा की बात कर लेते हैं, है ना। तो टाटा एक ऐसी कंपनी जो इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट यू कैन मेक योर डिविजन्स, यू कैन मेक योर डिपार्टमेंट्स। ईजी है, डन हो गया। नेक्स्ट इज योर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। जोग्राफिकल स्ट्रक्चर रिलेट्स विद द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, वी कैन से, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, वी कैन से। फॉर एग्जाम्पल जोग्राफिकल डिवीजन 3 जो है हमारा, वो है साउथ इंडिया वाला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल थिंग। और ये हो गया हमारे पास नॉर्थ एक्सेट्रा। तो समझ गए, इजी है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस बेस्ड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस,
as the name suggests. So similar to functional structure, the process based structure is structured in a way that follows a products or services life cycle. ठीक है कि प्रोसेस वन हो गया कि रॉ मटेरियल जब आ रहा है, रॉ मटेरियल आते ही जो पहला प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो प्रोसेस वन हो गया। उसके बाद इसका जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर जाकर इनपुट बन जाता है। फिर ये वाला जो प्रोसेस है इसके लिए हमने अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया, और फिर लास्ट वाला प्रोसेस, और फिर हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आ जाता है ना। यही होते हैं ना प्रोसेसेस। वेरी इजी, डन, प्रोसेस बेस्ड, डन। नेक्स्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर मैट्रिक स्ट्रक्चर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, यहाँ लिखते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन है किस चीज का, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन के बेसिस पर हो रहा है। जैसे कि ये देखो, जॉब फंक्शन वन, जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे फाइनेंस, ठीक है। जॉब फंक्शन टू कह देंगे कि भाई मार्केटिंग। जॉब फंक्शन थ्री हो जाएगा HR, ठीक है, ये हो गया मार्केटिंग, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या होगा, प्रोडक्ट डिवीजन आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास फंक्शनल, है ना, ये वाला फंक्शनल हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा डिविजनल, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि एक प्रोडक्ट डिवीजन है, उसके अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा है, ठीक है। यानी कि बंदा अब ये दो जगह पर क्या करेगा, दो जगह पे रिपोर्ट करेगा, फाइनेंस हेड को, फाइनेंस मैनेजर को, और एक प्रोडक्ट हेड को रिपोर्ट करेगा। तो एक बंदा दो सुपीरियर को, यानी कि मल्टीपल हेड्स को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। तो ये गलत चीज़ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मतलब इसकी लिमिटेशन बोल सकते हो कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को ना हटाया जा रहा है ना। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो तो उसका तो दो सुपीरियर हो गया। इससे मुताबिक, है ना, सॉरी, इस मुताबिक क्या हो गया, दो सुपीरियर हो गए। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलो सर्कुलर पे आ जाते हैं। सर्कुलर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि CEO है, विद इन से यहाँ पर जा रही है, इस डिपार्टमेंट में जा रही है इन्फॉर्मेशन, फिर इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में, एंड इस डिपार्टमेंट में। जैसे कि ये मार्केटिंग का हो गया, ये हमारा पीपल का हो गया, HR का हो गया, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये इंजीनियरिंग का हो गया, ये मैनेजमेंट का हो गया। तो पहले तो CEO क्या करता है, VP को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर देता है इन्फॉर्मेशन, है ना, सारे वाइस प्रेसिडेंट को देता है, फिर ये अपने अपने मैनेजर को देंगे, अपने अपने मैनेजर को देते हैं। तो ऐसे करके फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी बोल सकते हो, और एक पर्सन के द्वारा फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है आपका फ्री स्ट्रक्चर, जहां पर इन्फॉर्मेशन किसी बंदे से किसी बंदे के पास भी जा सकती है, ठीक है, किसी बंदे के पास भी जा रही है इन्फॉर्मेशन, एज यू कैन सी। तो हाईली फ्लेक्सिबल है, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। किस लिए ज़रूरी है ये, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पे। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है ना वो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, किसी का कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है, कहीं से भी कहीं पर जा रही है इन्फॉर्मेशन। और क्रिएटिविटी यहाँ पर निकल कर आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि आपस में बैठ के आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसके सारे बेसिक फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के। डन हो गया, इतना ही था आपका ये स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। अब देखो इसमें ये करने की कोशिश करो, पॉज करो और देखो, करने की कोशिश करना, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो चलो, रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन का क्या ही मतलब था, डिसेंट्रलाइजेशन था ना। तो डी का तो वन हो जाएगा, डी का वन यहाँ है और यहाँ है, बाकी तो हट जाएंगे, हटा दो। और देखो अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल वाली बात है। रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपरवाइजर, है ना, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 यहाँ है और यहाँ भी है। अच्छा, फिर आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पे। ये प्रोडक्ट बेस्ड पे था, ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये देखो भाई साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, डी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, सी का 2 यहाँ है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इजी, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम ये भी करेंगे, पॉज करो एंड आंसर करो। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 1 में दे रखा है इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, डिविजनल एंड फंक्शनल। सारी चारों के बारे में आपको पता है, बहुत आसान है। देखो जैसे ये होगा, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। भाई साहब इनफॉर्मल है ना, सोशल एनिमल है भाई इंसान। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट्स। सेपरेट बिजनेस यूनिट्स ये हो गया शायद से हमारा
डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी आते हैं, इस पे भी आएंगे, पहले हम कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का। स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई मतलब देते हैं, है ना, क्लियरली डिफाइन होती है चीज़ें। डन हो गया। तो ए का 2 है, बी का 4 है, ए का 2 सब में है, बी का 4 2 में है ना। तो दूसरा हट जाएगा, पहला हट जाएगा, हमारे पास थर्ड और फोर्थ बचा। अब करते हैं। तो सी का हमें दिखाई दे रहा है क्या, दी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिमिलर नेचर पे, सिमिलर नेचर जॉब्स को हम ग्रुप करते हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स जो है वो फाइनेंस के अंदर चला जाएगा। एचआर रिलेटेड है, एचआर के अंदर चला जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स को हम एक ही जगह पर एक ही डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, फंक्शनल कहलाता है वो। तो डी का हो जाएगा 1। थर्ड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। इजी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स कंट्रोल, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रमोट्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, यानी कि इसी चीज से रिलेटेड अभी बात करी थी हमने। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये, क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इजी है ना। चलो आगे। अभी आपने क्या करना है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, अभी की अभी। इसके आगे हम बढ़ेंगे, आगे वाला टॉपिक भी करेंगे यार, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको ये वाला जवाब जल्द से जल्द देना है, ठीक है। पॉज करो, कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बताइए, कमेंट करो नीचे, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है टू कंप्लीट अ टास्क और अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया गया है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड वर्क इफेक्टिवली। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है, मैनेजर को सीईओ ने बोला, मैनेजर को सीईओ ने बोला कि भाई ये काम करके दो, तो मैनेजर की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो गई। इस मैनेजर ने, इसके पास बहुत सारे काम थे, तो बर्डन आया इसके ऊपर। बर्डन को कम करने के लिए इसने सबऑर्डिनेट्स को काम पे लगा दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, ये काम कंप्लीट करना है, तो काम कंप्लीट करो। ये जब काम पूरा हो जाएगा अगर, तो मैनेजर ही वहाँ पर जिम्मेदारी थी ये काम पूरा करवाना, मैनेजर ने करवा दिया, भाई बढ़िया हो गया। बट अगर ये काम पूरा नहीं हुआ, ये लोग नहीं कर पाए, और सीईओ को फिर लास्ट डेट पे पता चलेगा कि भाई काम नहीं हुआ, तो सीईओ किसको टोकेगा, मैनेजर को बोलेगा, क्योंकि मैनेजर के पास थी वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि इन सबऑर्डिनेट्स के पास। ये ध्यान में रखना। इसी का ही मतलब होता है कि भाई ये डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की रहेगी, मैनेजर की ही रहेगी, ये मतलब था यहाँ पर। ईजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी होता है राइट टू मेक डिसीजन, issue orders and allocate resources to achieve organizational objectives. It is derived from the position one holds in the organizational hierarchy. मतलब एक बंदे की पोजीशन है, उसके पोजीशन के मुताबिक ही वो क्या कर रहा है, नीचे वाले बंदे को ऑर्डर दे रहा है और डिसीजन बना रहा है, बस ये होता है अथॉरिटी। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर अ मैनेजर, एक मैनेजर को कंसीडर करो इन अ कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द सेल्स डिपार्टमेंट, जो सेल्स डिपार्टमेंट को ओवरसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट द सेल्स टारगेट्स आर मेट बाय मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द सेल्स टीम, यानी कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेल्स टारगेट पूरे हो जाए। ठीक है। अथॉरिटी क्या है, द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू एलोकेट टास्क्स टू टीम मेंबर्स, सेट डेडलाइंस एंड मेक डिसीजंस ऑन हाउ टू रीच द सेल्स गोल्स, यानी कि ये अपना अथॉरिटी है, इसके पास इतनी पावर है कि लोगों को गाइड करे, अपने सबऑर्डिनेट को बोले कि ये काम करके दो। बट अगर गलती से भी ये सेल टारगेट अचीव नहीं हुए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो मैनेजर होगा, है ना, वो मैनेजर होगा। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन की। दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डू इन टुडेस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मोटिवेशन एंड लीडरशिप करेंगे बहुत अच्छे से, वहां से एक क्वेश्चन बनता भी है आपका। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, देखो बहुत अच्छे कंसेप्ट है दोनों, और इनका डिफरेंस ना कई लोगों को पता ही नहीं है, बहुत ईजी डिफरेंस है, यही समझ लो। डिसेंट्रलाइजेशन होता है एक ना वाइडर कंसेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइडर कंसेप्ट है, वाइडर टर्म है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ना सारे लोगों को, लोअर लेवल के लोगों को हम सारा क्या करते हैं, सारी अथॉरिटी दे रहे हैं,
मतलब अथॉरिटी यहाँ पर दे रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैंने जो लोअर लेवल बोल दिया वो गलत बोल दिया, गलत तो मैं मतलब मेरा सेंस वो नहीं था। ये मतलब है कि हर एक लेवल पर मिलता है, हर एक लेवल पर ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अथॉरिटी को, डेलीगेट कर रहे हैं। सो इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है लोअर लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टॉप लेवल से जितने भी लोअर लेवल है ना, मिडल हो गया, फिर लोअर हो गया, लोअर हो गया, तो यहाँ पर अपने को डेलीगेट कर दी है हमने अथॉरिटी, तो दे कैन ऑल्सो टेक डिसीजन नाउ। It fosters a more autonomous and flexible environment by allowing local managers or lower level staff to make important decisions based on their knowledge of local situations। यानी कि ये एडवांटेज बता दिया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक मोटिवेशन सा क्रिएट करता है, एक अथॉरिटी वाला ना एक पावर वाला रिलेशनशिप या फिर सिचुएशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई हाँ बंदों के पास पावर है और पूरी अथॉरिटी दे रखी है कि भाई हाँ हम भी डिसीजन ले सकते हैं। तो कौन खुश नहीं होगा, एक लोअर लेवल मैनेजर डिसीजन ले पा रहा है अपने एंड से तो उसे एक अच्छा महसूस होती है, एक अच्छी चीज़ महसूस होती है ना। तो इसका ये बता दिया है बेसिक सा एडवांटेज। डेलीगेशन पे आ जाते हैं। अब डेलीगेशन में देखो डिफरेंस क्या है। डेलीगेशन एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का, असाइन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अ सबऑर्डिनेट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे वहाँ पर मैनेजर ने सेल्स जो डिपार्टमेंट का मैनेजर था वो उसने अपनी टीम को अपनी सबऑर्डिनेट को ना कुछ काम असाइन किए थे और उसके लिए कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करती थी। तो यही है ना, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। बट डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हारा एक ओवरऑल चीज़ है। क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? Delegation is specific to an individual or a task and is limited in scope. But unlike decentralization, it does not involve handing over the decision making power for an entire function or department. यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही बात होती है। डेलीगेशन में सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही वो डेलीगेट की जाएगी अथॉरिटी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपरली एंड ओवरऑल बेसिस पे दे दी जाती है अथॉरिटी। समझ गए? ये था बस बेसिक सा डिफरेंस। चलो जी, छोटा सा ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल करके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सपोज द सीईओ ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब बनेगा यहाँ पर? द सीईओ मे अडॉप्ट डिसेंट्रलाइजेशन बाय अलाउइंग रीजनल मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर मार्केट स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग एंड अदर की डिसीजंस विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। तो यानी कि रीजनल मैनेजर को क्या दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि भाई खुद से अपना डिसीजन ले लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेलीगेशन में क्या हो जाएगा? ऑन अ स्मॉलर स्केल द सीईओ कैन डेलीगेट अ टास्क टू अ स्पेसिफिक मैनेजर टू लीड द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि सीईओ ने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक मैनेजर को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी कि भाई तुम संभाल लो, न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च संभाल लो, ये वाली एक्टिविटी संभाल लो। तो वो डेलीगेशन हो जाता है, ठीक है। While the manager has authority over this specific task, the CEO still holds responsibility for the overall success of the product। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेलीगेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? उस बंदे के पास ही है, सीईओ की ही पास है। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में चली जाती है, लोगों के पास चली जाती है जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। इजी है, ये था हमारे पास। दिस इज डन। सो दो चार चीज़ यहाँ से सुन लो मेरी पहले, वीडियो को बंद करके मत जाओ। पहले चीज़ तो लाइक कर देना सेशन को। अगर आपने इंस्टा पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो। ये अभी आईडी प्राइवेट है बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे एक्सेप्ट करूँगा लोगों को। और ये वाला हमारा है DU कॉमर्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, तो इसको भी आप लोग ज़रूर से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो भाई जल्दी से जाके, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी एंड बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो PDF वगैरह के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर CVT PG MCOM प्रिपरेशन एंड फॉर UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्रिपरेशन, जो आप लोग फ्यूचर के लिए करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू एवरीवन।